अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नीमोथोरिक्स। ठीक है, हम पढ़ेंगे नीमोथोरिक्स के बारे में आज के लेक्चर में, उसके टाइप्स के बारे में और इसके डायग्नोसिस के बारे में, किस तरह डायग्नोस होती है, आपको किस तरह नीमोथोरिक्स डिफरेंट इमेजिंग मोडेलिटी पे दिख सकता है। ठीक है, तो अपना निकाले पेज नंबर 57। लेकिन इस टॉपिक पे जाने से पहले हम थोड़ा सा, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसका मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गई थी, होली लीफ अपीयरेंस। ठीक है, होली लीफ अपीयरेंस ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये आपके ऑस्पी में भी आ सकता है। जितनी भी अपीयरेंसेस है ना, चाहे वो चेस्ट एक्सरे के हैं, सीटी के हैं, वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्पी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। पेज निकाले अपना 56 नंबर पेज पे एक फिगर है जो है 2.50 फिगर। इसमें सेकंड वाला जो बी नंबर डायग्राम है ना, बी नंबर, इसको थोड़ा सा देख लें और फिर इधर देखें। हमने क्या पढ़ा था कि जब आपके पास प्लूरल थिकनिंग हो जाती है, ठीक है, प्लूरल थिकनिंग जब हो जाती है तो वो प्लूरल थिकनिंग में फिब्रोसिस हो जाती है, इसलिए इसको हम फिब्रोसिस भी कहते हैं। वही फिब्रोसिस आपके पास प्लेक्स बनाते हैं, मतलब कि प्लूरल प्लेक्स में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। वही प्लूरल प्लेक्स पे जो बहुत टाइम गुजर जाता है तो वो कैल्सिफाई हो जाती हैं, वहां कैल्सिफिकेशन ऑकर हो जाती है। यही कैल्सिफिकेशन आपको चेस्ट एक्सरे पे किस तरह नजर आएगी? होली लीफ अपीयरेंस। देख ले अपने पेज नंबर 56 पे ये वाला डायग्राम जो है ना, इसको थोड़ा सा देख ले कि होली लीफ अपीयरेंस किस तरह। होली प्लांट है जिसकी लीफ की तरह इसकी अपीयरेंस होती है और इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन लिख के गई है ना, इसको भी थोड़ा सा पढ़ ले। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैं भूल गई थी अपने पिछले वाले लेक्चर में, जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। होली लीफ अपीयरेंस कब दिखती है? जब प्लूरल थिकनिंग होगी, फिब्रोसिस होगा, फ्लेक्स बनेंगे और वही प्लूरल फ्लेक्स कैल्सिफाई होंगे। कैल्सिफिकेशन आपको चेस्ट स्ट्रक्चर पे एज अ होली लीफ अपीयरेंस नजर आएगी। ठीक है, अब जाते हैं नीमोथोरिक्स पे। हम नीमोथोरिक्स कहते हैं जब कभी भी आपके पास जो प्लूरल कैविटी है ना, प्लूरल कैविटी है, ये प्लूरल प्लूरल जो है ना पेरेन्काइमा है। ये क्या है? पेरेन्काइमा, जिसमें एल्वुलाई और वही ब्रोंकियल ट्री वगैरह, एल्वुलर सेल्स वगैरह होती हैं, और ये वो कैविटी है। जब किसी भी वजह से इस प्लूरल कैविटी में एयर अंदर आ जाए, चाहे वो पेरेन्काइमा की तरफ से हो, बाहर आउटसाइड की तरफ से हो, जहां की साइड से हो ना, जब एयर प्लूरल कैविटी में एंटर हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? नीमोथोरिक्स। ठीक है, अब नीमोथोरिक्स की 3 टाइप्स हैं। ठीक है, तीनों टाइप्स के अपने अपने डायग्नोसिस होंगे। फर्स्ट नंबर जो टाइप है ना, वो है क्लोज नीमोथोरिक्स। क्या? क्लोज नीमोथोरिक्स। अब क्लोज नीमोथोरिक्स को अगर आप देखो तो नाम है क्लोज। क्लोज मतलब क्या है? नो वॉन्ड। ठीक है, इसका कोई जख्म वगैरह नहीं होगा। मतलब इसका जो हम डायग्राम ड्रा करते हैं ना, इधर देखिए आप, ये नीमोथोरिक्स जो है ना, इधर एयर आ गया है। ठीक है, और इधर आएगा यहां से। अब किस तरह आएगा ये मैं समझाती हूँ। ये मोस्टली हम जो है ना ऑस्पी के लिहाज से पॉइंट्स याद रखें कि आपको डायग्राम्स दे सकते हैं इसमें कौन सा क्लोज नीमोथोरिक्स है। ठीक है, क्लोज का मतलब ये है कि चेस्ट कैविटी से कोई ओपन होल नहीं है, कोई जख्म नहीं है, कोई वॉन्ड नहीं है। ये जब आपके पास ये एल्वोलाई है ना, एल्वोलाई में कोई भी डिजीज की वजह से यहां रप्चर हो जाता है, एल्वोलाई रप्चर हो जाता है या ब्लिप्स फॉर्मेशन हो जाती हैं एल्वोलाई में, और एल्वोलाई से एयर लीक हो जाता है इनटू कैविटी। ठीक है, अब एल्वोलाई से एयर लीक हो रहा है इनटू द कैविटी, और कैविटी जो है ना वो एयर से फिल हो रही है। ठीक है, तो विदाउट एनी आउटसाइड वॉन्ड आपके पास एयर कलेक्शन हो रही है इन द कैविटी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लोज नीमोथोरिक्स। ठीक है, अच्छा, इसकी डायग्नोसिस आपको किस तरह नजर आएगी? अगर आप इसकी डायग्नोसिस को देखें ना, तो हमेशा याद रखिए जो क्लोज नीमोथोरिक्स है इसमें मेडियास्टिनल शिफ्ट जो है ना वो सेम साइड पे दिखेगा आपको। ठीक है, मेडियास्टिनल शिफ्ट जो है जिस लंग में
नीमोथोरिक्स है, मेडियास्टिनल शिफ्ट उसी की साइड पे हो सकता है, ठीक है। बाकी जो नीमोथोरिक्स है वो लंग कोलैप्स को भी लीड कर सकता है अगर वो सिवियर कंडीशन में जाती है तो, ठीक है। यहां तक समझ आ गई क्लोज नीमोथोरिक्स की। अब जाते हैं दूसरे टाइप पे जो कि हमारे पास है ओपन नीमोथोरिक्स, ठीक है, ओपन नीमोथोरिक्स। अब ओपन किस वजह से इसको कहा गया है? इस चेस्ट कैविटी में हमेशा एक होल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना इसका, तो यहां पे आपके पास जो कैविटी होती है ना, ये एयर, जिसमें एयर होता है नीमोथोरिक्स कंडीशन में, ये एयर कहां से आया है? जब आपके पास वोंड होगा, किसी भी ट्रॉमा की वजह से चेस्ट में वोंड हो गया है, एक ओपन होल हो गया है। अब इस होल से एयर जो है अंदर भी जा सकती है, एयर जो है वो बाहर भी आ सकती है, ठीक है। तो ड्यू टू एनी ट्रॉमा, व्हेन देयर इज अ होल, व्हेन देयर इज अ वोंड इन द चेस्ट कैविटी, एयर कैन एंटर, आल्सो एयर कैन मूव आउट, ठीक है। इसको हम कहते हैं टू वे मैकेनिज्म, टू वेल्व मैकेनिज्म। क्यों कहते हैं? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये एयर अंदर भी जा सकता है, इंस्पायरेशन के दौरान ये अंदर जाता है, एक्सपायरेशन के दौरान ये बाहर आता है, ठीक है। और ये भी आपके पास लंग कोलैप्स को लीड कर सकता है, लेकिन बेसिक इसका यही मैकेनिज्म है। समझ आ गई ओपन नीमोथोरिक्स की। अब जाते हैं टेंशन नीमोथोरिक्स पे। थर्ड नंबर टाइप जो है वो है टेंशन नीमोथोरिक्स। अब टेंशन नीमोथोरिक्स को अगर आप देखो, टेंशन मीन प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है? टेंशन नीमोथोरिक्स में इस तरह होता है कि एयर अंदर जा रहा होता है लेकिन बाहर नहीं आ रहा होता, ठीक है। इनहेलेशन हो रही होती है लेकिन एक्सहेलेशन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से जो लंग कैविटी है ना, इसमें प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसमें प्रेशर बढ़ गया तो लंग कोलैप्स हो सकता है, मेडियास्टिनल शिफ्ट हो सकता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। बंदा जो है ना वो डेथ की तरफ भी जा सकता है। तो विच वन ऑफ द टाइप इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन? एमसीक्यूज आ सकता है, वो है टेंशन नीमोथोरिक्स, ठीक है। दूसरा, ये आपके पास वन वेल्व मैकेनिज्म है, वन वेल्व जो है ना प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि एयर अंदर जा रही है लेकिन एयर वापस नहीं आ रही, उसमें कोई जो है ना एक्सचेंज वगैरह नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो टेंशन क्रिएट हो रहा है, और यही आपको टेंशन नीमोथोरिक्स की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया टेंशन नीमोथोरिक्स। अब टेंशन नीमोथोरिक्स को आप डायग्नोस किस तरह करोगे? टेंशन नीमोथोरिक्स जैसे नाम से जाहिर है, टेंशन बढ़ जाता है, प्रेशर, इंट्राथोरेसिक प्रेशर इसमें बढ़ जाता है, लंग कोलैप्स होता है इसमें, ठीक है। लंग कोलैप्स होगा, और हाँ इसमें मेडियास्टिनल शिफ्ट होता है, बट यहां पे मेडियास्टिनल शिफ्ट अपोजिट साइड पे होगा। और क्यों अपोजिट साइड पे होगा? क्योंकि यहां पे सारे ऑर्गन को ये पुश कर रहा होता है। इसका फॉर एग्जांपल ये कैविटी है नॉर्मल, ठीक है। अब ये इतना पुश कर रहा होता है कि इसने ये जो विजरल लेयर है ना, ये विजरल लेयर, इसको इतना पुश किया होता है बिल्कुल हार्ट की तरफ, ठीक है, इस तरह। तो ये सारे ऑर्गन्स को उस तरफ पुश करता है, ऑपोजिट साइड की तरफ पुश करता है, इसलिए मेडियास्टिनम भी ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये तीनों टाइप्स आपने याद रखनी है, प्लस इसके डायग्नोसिस भी साथ में याद रखनी है, ठीक है। और कौन सा वन वेल्व मैकेनिज्म है, कौन सा टू वेल्व मैकेनिज्म है। अब नीमोथोरिक्स की तरफ अगर हमने तीन टाइप्स पढ़ ली बेसिक, अब हम इसके काजेस की तरफ आते हैं कि इसकी बेसिक काजेस क्या है। बेसिक काजेस आपके पास एम्फाइसीमा हो सकता है, ठीक है, ये सारे टर्म मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एम्फाइसीमा हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन में मोस्टली जो है ना नमूनिया होता है, ठीक है, नमूनिया लीड करता है नीमोथोरिक्स को, ठीक है। ट्रोमा हो सकता है, ट्रोमा की वजह से कौन सा नीमोथोरिक्स होगा? ओपन नीमोथोरिक्स, ठीक है। फिर जो है ना आपके पास कोई फंगल डिजीज हो सकती है, ठीक है, फंगल डिजीज हो सकती है, जैसे बुक में आपके पास गिवन है निमोनाइटिस कैरिनाई, ठीक है। तो ये आपको काज
ये काज करते हैं क्या, नीमोथोरिक्स। ठीक है, अब अगर ओवरऑल इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं, ठीक है, ओवरऑल, तो नीमोथोरिक्स की डायग्नोसिस किस तरह होगी। फर्स्ट, प्लूरल इज आपको नजर आएगा, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। प्लूरल इज किसे कहते हैं, जब आपके पास ये विजरल लेयर है और ये पेरिटल लेयर है, ठीक है, यहां पे एयर आ गया, अब इस एयर ने इस विजरल लेयर को पुश कर लिया, ये यहां पे आ गया। ठीक है, ये जो विजरल लेयर होता है ना, विजरल लेयर, ये चेस्ट एक्सरे पे आपको नजर नहीं आएगा नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब नीमोथोरिक्स होगा तो यही विजरल लेयर आपके पास विजिबल हो जाएगा और वो इन द फॉर्म ऑफ इज आपको नजर आएगा इस तरह। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल इज आपको नजर आएगा। ठीक है, आप पेज नंबर 57 पे ये वाला डायग्राम चेक करें, ये वाला, ये आपके पास है प्लूरल एज, यहाँ पे एक लाइन ड्रा की गई है, यहाँ अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, ये आपके पास वो विजरल लाइनिंग है जो पुश की गई है टुवर्ड्स द लंग। ठीक है, तो ये आपके पास है प्लूरल एज। सेकंड नंबर जो है ना आपके पास होता है इन्फाइसेमेटस बुलाई। ठीक है, इन्फाइसेमेटस बुलाई। अब बुलाई किसे कहते हैं, हमने कहा था कि इसको हम ब्लेब्स भी कह सकते हैं। जब इम्फाइसीमा होता है ना तो एयर ब्लेब्स है ना वो बन जाते हैं। एयर ब्लेब्स जब बन जाते हैं तो एयर जो है ना एल्वोलाई रप्चर हो जाता है। ठीक है, जब एल्वोलाई रप्चर होगा तो कौन सा जो है नीमोथोरिक्स काज होगा, वो काज होगा क्लोज नीमोथोरिक्स। ठीक है, क्लोज नीमोथोरिक्स, ये मैं पहले बता चुकी, साथ साथ में इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद रही ये चीजें, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्फाइसेमेटस बुलाई नजर आएगा, ब्लिप्स फॉर्मेशन नजर आएगी। क्यों नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्लोज नीमोथोरिक्स कंडीशन है, रप्चर हो गया है एल्वोलाई का। ठीक है, दूसरा हमारे पास लंग कोलैप्स भी नजर आ सकता है। थर्ड नंबर पे लंग कोलैप्स। अब लंग कोलैप्स कौन से कंडीशन में, जब नीमोथोरिक्स आपके पास लार्ज हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वो एयर लंग कैविटी है, इसमें नीमोथोरिक्स इतना ज्यादा हो गया है कि ये वाला लंग सारा का सारा कोलैप्स हो गया है। ठीक है, तो वो आप इन द फॉर्म ऑफ लंग कोलैप्स तब नजर आएगी जब नीमोथोरिक्स आपके पास लार्ज हो, ज्यादा हो, सिवियर कंडीशन हो। ठीक है, फोर्थ नंबर पे एक्सरे पे आपको एक चीज नजर आएगी, मेडियास्टिनल शिफ्ट, ये मैं बता चुकी हूं कैसे। ठीक है, तो मेडियास्टिनल शिफ्ट मैं ऐसे ऑरली बता देती हूँ, जब मेडियास्टिनल शिफ्ट सेम साइड पे होगा ना तो वो आपके पास होगा क्लोज नीमोथोरिक्स, और जब वो ऑपोजिट साइड पे होगा तो वो आपके पास होगा टेंशन नीमोथोरिक्स। और टेंशन नीमोथोरिक्स की मैंने रीजन भी बता दी है कि क्यों ऑपोजिट साइड पे होता है, क्योंकि वहां पे टेंशन बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो सारे ऑर्गन्स को ऑपोजिट साइड पे धकेल रहा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास है सारा का सारा नीमोथोरिक्स का टॉपिक हमने पढ़ लिया। हमने 3 टाइप्स बेसिक, उसके अपने अपने डायग्नोसिस, और फिर हम काजिस की तरफ आए और फिर हम जनरल डायग्नोसिस में 4 चीजों की बात की। एक हमने प्लूरल इच को पढ़ा, इम्फाइसेमेटस बुलाई को पढ़ा, थर्ड नंबर पे हमने लंग कोलैप्स को पढ़ा, एंड फोर्थ नंबर पे हम मेडियास्टिनल शिफ्ट पे आ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेडियास्टिनल ट्यूमर्स पे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।